हमारे पास दो बड़े ही प्यारे पड़ोसी हैं। एक है अपना चाइना और दूसरा आपको गेस करने की जरूरत नहीं है, वो है पाकिस्तान। ये दोनों इंडिया के खिलाफ साजिश रचने में एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। ऐसे में हमें भी इन दोनों पर ही पैनी नजर रखनी पड़ती है। और अभी हाल ही में चीन के जुहाई शहर में एक एयर शो हुआ। अब ये एयर शो वैसे तो हर साल होता है और हर देश में होता है, इंडिया में भी होता है, जिसका मकसद सिर्फ एक होता है, वो है कि अपने नए हथियारों की नुमाइश करना। और ये नुमाइश चाइना ने भी की, लेकिन इस बार शो में दिखाए गए दो प्लेन्स ने इंडिया के होश उड़ा दिए। क्योंकि जो तगड़ी चीज चाइना ने बना ली है साहब, उसका जवाब क्या इंडिया के पास है? क्योंकि हम तो अपने लिए अभी भी स्टेल्थ के डिजाइन पर ही अटके पड़े हैं। तो ऐसे में अब क्या करेंगे? अपना एक दोस्त वैसे रशिया भी तो है, उसने हमें TU-160 बॉम्बर प्लेन देने की पेशकश की है। लेकिन क्या ये काफी होगा चाइना और पाकिस्तान को टक्कर देने में? चलिए जरा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, चाइना में हुए इस एयर शो में चीन ने नए हथियारों और नई टेक्नोलॉजी से लैस जहाजों के अलावा एक अलग किस्म के AI और रिमोट से चलने वाले प्लेन का जलवा भी दिखाया है। कौन से ड्रोन और जहाज दिखाए हैं चीन ने, आगे बताएंगे, पर पहले इनकी खासियत जान लेते हैं। क्योंकि ये हैं तो रेगुलर फाइटर जेट्स, पर ये रडार की पकड़ में नहीं आते। इनमें दरअसल एक अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ये स्टेल्थ बड़े मजे की चीज है, क्योंकि ये वो तकनीक है जिसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रडार के लिए भी किसी जहाज को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपने अगर बैटमैन सीरीज की मूवीज देखी है तो आपको एक सीन याद दिलाते हैं। इसमें बैटमैन हांगकांग जाकर लाओ नाम के एक मुजरिम को पकड़ लाता है। अब चूंकि लाओ को जहाज से लाना था, इसलिए ब्रूस वेन यानी बैटमैन ने ऐसे पायलट्स को हायर किया जो रडार से बचकर प्लेन उड़ाने में माहिर थे। अगर बैटमैन के पास ऐसे जहाज होते तो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते तो पायलट हायर करने का खर्चा बच जाता। पर वो ब्रूस वेन था, इसलिए उसे पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन किसी देश को अगर किसी दुश्मन देश में चुपके से घुसना हो, जासूसी करनी हो, तो उसे चाहिए ऐसी तकनीक जिससे कितना भी उड़ो कोई देख ना पाए। और यही आवश्यकता जननी बनी स्टेल्थ तकनीक के आविष्कार की। देखो, अभी तक की दुनिया में किसी जहाज को डिटेक्ट करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। रडार एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को इंसानों से काफी पहले चमगादड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। रडार दरअसल लगातार हवा में या पानी में रेज छोड़ता है, और अगर ये रेज किसी चीज से टकराती है तो रडार अपने ऑपरेटर को बताता है कि आगे क्या है, उसका शेप क्या है, वो चीज कितनी बड़ी है और किस तरह की चीज है। लेकिन स्टेल्थ तकनीक इस रडार के साथ कर देती है एक प्रैंक। अगर आपने गौर से देखा होगा तो ज्यादातर जहाज गोल टाइप के शेप में दिखते हैं, जबकि स्टेल्थ जहाजों में सरफेस एकदम फ्लैट होता है। साथ ही इसके कोने भी काफी तीखे या शार्प होते हैं। इन कोनों और सरफेस की वजह से ये जहाज आसानी से रडार की रेंज को उल्लू बनाकर दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। इसके अलावा स्टेल्थ तकनीक से लैस जहाज रडार की रेंज को सोख लेते हैं। इन जहाजों पर एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो रडार की रेंज को सोखने की काबिलियत रखता है। सोखने के बाद ये जहाज गर्मी के रूप में उन रेज को वापस निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टेल्थ वाला जुगाड़ निकला कहां से था? देखिए, 60 के दशक की बात है। फिजिक्स के एक सोवियत साइंटिस्ट प्योटर यूफिमसेव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, मसलन रडार की रेज को डाइवर्ट करने वाले एक मॉडल पर काम करना शुरू किया। प्योटर दरअसल ये रिसर्च कर ही रहे थे कि 2D और 3D सरफेस पर अगर ये रेज पड़े तो ये किस तरह से फैलती है। उनका काम तत्कालीन USSR में पब्लिश भी हुआ, पर कभी उनके रिसर्च पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इस पेपर पर नजर पड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड की। लॉकहीड ने उनकी पूरी रिसर्च को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और प्योटर के रिसर्च को आज मॉडर्न स्टेल्थ तकनीक का जनक माना जाता है। लॉकहीड ने प्योटर यूफिट्जमेव के काम का भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये तो तय था कि एक स्पेशल शेप देने से प्लेन को रडार पर लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह अस्तित्व में आई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो वक्त के साथ और भी एडवांस होती गई। अब स्टेल्थ की बात काफी हो गई है साहब, तो अब वापस से आते हैं चाइना पर। देखिए, जुहाई एयर शो में चीन ने एक के बाद एक एडवांस प्लेन का जलवा दिखाया। चीन ने J-35A नाम के एक स्टेल्थ फाइटर को डिस्प्ले किया। ये एक 5वें जनरेशन का फाइटर है जिसे चीन ने हाल ही में बनाया है। J-35 के चाइना की एयरफोर्स में शामिल होते ही चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो एक समय पर 2 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स को एक साथ ऑपरेट करेगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका के नाम ये रिकॉर्ड है। अमेरिका फिलहाल F-22A और F-35 लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा है।
J-35 के अलावा चीन ने जो सबसे बड़ा तीर अपने तरकश से निकाला है वो है CH-7 ड्रोन। ये ड्रोन भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है। इस ड्रोन की मदद से चीन अपने दुश्मन के एयर स्पेस में बिना डिटेक्ट हुए आसानी से घुसकर जासूसी, सर्विलांस और यहाँ तक कि हमले भी कर सकता है। हालांकि इस ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। एयर शो में बस इसका एक मॉडल डिस्प्ले किया गया है, पर इंटरनेट पर लीक कुछ तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि चीन का ये ड्रोन कुछ जगहों पर ऑपरेशनल है। हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, पर दावे हैं कि ये चीन का ही ड्रोन CH-7 है। चाइना के बाद अपने गिरेबान में झांकने की बारी भी आती है। भाई, एक तरफ अपना पड़ोसी स्टेल्थ तकनीक डेवलप कर चुका है, पर हम अब भी ये तकनीक के डेवलपिंग स्टेज में हैं। भारत में बन रहे स्टेल्थ फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, ये नाम दिया गया है। ये एक सिंगल सीटर 2 इंजन वाला जहाज। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक होने की उम्मीद है। बात करें ड्रोन की तो भारत ने हाल ही में अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की डील की है। भारत के पास खुद के भी ड्रोन हैं, पर स्टेल्थ तकनीक के मामले में भारत को अब भी कई सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। चीन लगातार तकनीक के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडिया के पास अगर ये तकनीक अभी नहीं है तो क्या हुआ? अपने पास एक दोस्त तो है। 4 मई 2024 को द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म अनवील्ड। माने भारत में बने स्वदेशी बॉम्बर जहाज का पहला लुक जारी। पर इस बॉम्बर के पहले लुक जारी होने और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी काफी समय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जहाज को कई तरह से कई मौसमों और अलग अलग ऊंचाइयों पर टेस्ट किया जाता है। पर चाइना जिस तरह से अपनी टेक्निक डेवलप कर रहा है उस हिसाब से हम इंतजार तो नहीं कर सकते। लिहाजा भारत ने बॉम्बर जहाज खरीदने का मन बना लिया है। किससे? अपने पुराने डिफेंस पार्टनर रूस से। खबरें हैं साहब कि रूस ने भारत को TU-160 और TU-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। TU-160 को व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी तक मार करने में यह प्लेन अपनी काबिलियत कई जगहों पर साबित कर चुका है। दूसरा जहाज TU-22M3 है। पहले इसे इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाना था, पर कुछ वजह से यह डील बीच में अटक गई। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 2296 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें फाइटर से लेकर ट्रांसपोर्ट जहाज तक सब कुछ शामिल है। पर भारत की एयर फ्लीट को अगर देखें तो एक जहाज की कमी जरूर दिखती है, और वो है बॉम्बर एयरक्राफ्ट। वहीं भारत का पड़ोसी और प्यारा दोस्त चीन अपना ह्यूमन लेस बॉम्बर पेश करने वाला है। भारत के लिए क्यों ये चिंता की बात है वो भी जानेंगे, पर पहले जानते हैं कि आखिर ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्या भला है साहब, जिसकी इतनी बातें हो रही हैं। वो देख लेते हैं जरा एक बार। देखिए, सन 1911 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक जंग हुई थी। इस जंग को इटालो टर्किश वॉर के नाम से जाना जाता है। इटली को चाहिए थे नॉर्थ अफ्रीका के देश जहां वो अपनी कॉलोनी बना सके। इसके लिए उन्हें तुर्की के प्रोविंस ट्रिपोलिताना और साइरेनाका, जो आज का लीबिया है, वहां कब्जा करना पड़ा, और इसी के साथ शुरू हुई ये जंग। राइट बंधुओं की बदौलत तब तक प्लेन चलन में आ चुके थे, इसलिए जहाज का इस्तेमाल भी इस जंग में हुआ। दिसंबर 1911 में एक इटालियन प्लेन निगरानी के लिए तुर्की के दल के ऊपर था। उसी दौरान जहाज से 4 ग्रेनेड फेंके गए थे, और यहीं से इजाद हुआ एक टर्म बॉम्बर प्लेन, यानी वो जहाज जिनसे बॉम्ब गिराए जा सके। इसके बाद आया एयरशिप का दौर। एयरशिप्स का इस्तेमाल बम गिराने के लिए किया जाने लगा, पर स्पीड कम होने से ये आसान टारगेट भी थे। इसके बाद इसकी जगह ले ली ऐसे प्लेन्स ने जिन्हें खास तौर पर बम गिराने के लिए बनाया जाता था। इस दौर में फ्रांस का एक प्लेन वर्जन एक बहुत ही पॉपुलर प्लेन था। फिर इसके बाद तो लैंकास्टर से लेकर जर्मनी के स्टकर प्लेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में खूब सुर्खियां बटोरी। डाइव लगाकर टारगेट के ठीक ऊपर जाना, फिर बम गिराना। बम गिराने का ये तरीका खूब मशहूर भी हुआ। फिर आगे चलकर हिरोशिमा और नागासाकी तो सबको याद है। इसमें भी अमेरिका के उस वक्त के एडवांस बॉम्बर B-29 का इस्तेमाल हुआ था। माने बात हो अगर एयर पावर की, तो बॉम्बर जहाजों का दबदबा हमेशा से रहा है। बॉम्बर प्लेन मोटे मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग के लिए बड़े और भारी जहाज इस्तेमाल होते हैं जो काफी दूर तक जाकर बम गिराने में काबिल होते हैं। वहीं टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल कम दूरी के मिशंस में किया जाता है। ये जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट पर बम गिराते हैं, जिससे जमीन पर लड़ने वाली आर्मी को मदद मिलती है। अब जिन देशों के पास बॉम्बर जहाज हैं साहब, उनकी एयर पावर का लोहा सभी मानते हैं। वजह है कि इन जहाजों की कैपेसिटी। बॉम्बर प्लेन कई हजार किलोग्राम तक बम विस्फोटक से लेकर सटीक ढंग से वार कर सकते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज के चांस कम होते हैं। अब इंडिया के साथ यहाँ पर एक दिक्कत है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स लगातार एडवांस और मॉडर्न बनने की राह पर है। लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं।
जो भारत की एयर पावर को नई ऊंचाइयां दे सके। पर इंडिया के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर प्लेन नहीं है। वहीं प्यारे पड़ोसी चीन को अगर देखें तो उनके पास बॉम्बर प्लेन के कई बेड़े हैं जो काफी दूर तक दुश्मन पर वार करने की काबिलियत रखते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में कनाडा और अमेरिका ने अलास्का के पास एक चीनी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया था। भारत अभी बॉम्बर जहाजों पर काम कर रहा है। साथ ही भारत ने अमेरिका से B-1 सीरीज के बॉम्बर जहाज खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। अब अगल वाले पड़ोसी के बाद बगल वाले पड़ोसी माने पाकिस्तान को देखें तो उसने 1965 में एक जुगाड़ अपनाया था। पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले C-130 को मॉडिफाई किया था, जिसका इस्तेमाल भारत के एयरबेस पर हमले में किया गया। अब भी पाकिस्तान कुछ जहाजों को मॉडिफाई करके उनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि नई बॉम्बर के कंपैरिजन में मॉडिफिकेशन करने में काफी कम खर्च आता है। लिहाजा पाकिस्तान ये तरीका अपनाता है। भारत अपने बॉम्बर पर काम कर रहा है, पर इसके डेवलप और टेस्टिंग होने तक के लिए इंडिया को कोई ना कोई ऑप्शन तो अब जरूर देखना होगा। और इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिकन मेड B-1 बॉम्बर में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही भारत रशियन मेड टुपोलेव में भी इंटरेस्टेड है। अब एक सवाल मन में उठता है साहब कि भारत ने बॉम्बर जहाज पहले क्यों नहीं खरीदे? क्यों भारत ने फाइटर जेट्स या मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया, बॉम्बर पर नहीं? इसकी दो वजहें। पहली है भारत की चुनौतियां, और दूसरी आप समझ जाओ कि इंसान चुनौतियों से ज्यादा किससे परेशान होता है। अब दूसरी वाली की बात पॉलिसी इशू की वजह से कर नहीं सकता मैं, तो चुनौतियों की ही बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया ने अभी तक अपनी जंग सिर्फ दो ही देशों से लड़ी है, और वो है चाइना और पाकिस्तान। तालिबान या इस्लामिक स्टेट से जंग में भारत का रोल नहीं रहा। इंडिया ने हमेशा अपनी बॉर्डर पर जंग लड़ी है, इसलिए उसे कभी बॉम्बर की कोई खास ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके उलट अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन इन जैसे देशों ने दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में भी जंग लड़ी है। जैसे अमेरिका 2 दशक तक अफगानिस्तान में रहा, इसलिए भारत के उलट बॉम्बर जहाज उनकी रेगुलर फ्लीट का हिस्सा रहे हैं। पर अब जैसे जैसे भारत का कद और क्षमता बढ़ रही है, साहब वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए फिलहाल में भारत के लिए बॉम्बर जहाज की जरूरत महसूस हो रही है। अब ऊपर से जैसे जैसे चाइना खुद को डेवलप भी कर रहा है, तो दूसरे को डराना ना सही, पर अपनी सेफ्टी के लिए ये जरूरी हो जाता है। अब बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।